जो फर्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे वो ये है, अ नर्स वॉज इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी फ्रॉम इन्फेक्टेड पेशेंट ब्लड, व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। तो उसका आंसर है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्लस हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। हमारे ज़हन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम रूटीन में वैक्सीनेशन करवाते हैं तब तो हम सिर्फ वैक्सीन लेते हैं, जबकि इन नर्स को हम वैक्सीन के साथ इम्यूनोग्लोबुलिन भी दे रहे हैं। उसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि इनका अभी एक्टिव एक्सपोजर हुआ है विद द हेपेटाइटिस बी, उनकी बॉडी में एंटीजन इंट्रोड्यूस हुआ है। अब उनको फ़ौरन से एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत है और उसके लिए हमें क्या चाहिए? इम्यूनिटी चाहिए। इम्यूनिटी किस तरह की होती है? इम्यूनिटी दो तरह की होती है। एक तो है हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी है हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी। जो इनके नाम है ना, ये उसके उल्ट लगेंगे आपको। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, आपको सुनने में लगता है कि एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है कि फ़ौरन इफ़ेक्ट आएगा, और पैसिव इम्यूनिटी का मतलब यह है कि लेट इफ़ेक्ट आएगा। लेकिन होता यह है कि एक्टिव इम्यूनिटी वो है जिसमें बॉडी एक्टिवली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी, और पैसिव इम्यूनिटी वो है जिसमें बॉडी तो पैसिव रहेगी लेकिन इम्यूनिटी फिर भी आ रही है। तो क्या होता है कि बॉडी ने जो मेहनत करके ओवर द टाइम एक्टिवली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने थे थ्रू एक्टिव इम्यूनिटी, वो हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स के ज़रिए खुद ही इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, और उसकी वजह से आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं, और उसकी वजह से ये होता है कि वो इमीडिएटली वायरल एंटीजेंस के साथ फ़ाइट कर सकते हैं। लेकिन उसका नुकसान ये है कि ये जो हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी होती है ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, ये टाइम बाउंड होती है, ये जल्दी ख़त्म हो जाती है। जबकि जो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी है, जो बॉडी ने खुद से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके बनाई है, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो इस वजह से जब आपका एक्यूट इन्फेक्शन के साथ एक्सपोजर होगा तो तब आप उसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी दोगे और हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन भी दोगे। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या हम वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन को इकट्ठे दे सकते हैं। अभी हमने देखा कि वैक्सीन क्या है, वो हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी की फॉर्म है, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या हैं, वो बनी बनाई एंटीबॉडीज़ हैं। वैक्सीन क्या होती है? अब जो हमारी वैक्सीन है वो भी या तो कोई वायरस है या कोई पार्ट ऑफ वायरस है दैट मिमिक्स एज अ वायरस, और उसके नतीजे में बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। अब वो आपके पास लाइव भी हो सकता है और किल्ड भी हो सकता है। अगर वो लाइव है तो जो आपकी बनी बनाई एंटीबॉडीज़ हैं यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, उसको फ़ौरन से अटैक कर सकते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर वैक्सीन सही से काम नहीं कर सकेगी। तो इस वजह से जो लाइव आपके पास होती है ना वैक्सीन, उसके साथ आप इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं देते हो। उसमें आपके पास 3 to 11 मंथ्स तक का डिफरेंट वैक्सीन के साथ डिफरेंट टाइम डिफरेंस आएगा। तो उस तरह से टाइम गैप आएगा बिटवीन वैक्सीन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन, और जो आपके पास लाइव वैक्सीन नहीं है उसके साथ आप इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हो, जैसे हमने हेपेटाइटिस बी के साथ दिया। और इसमें भी हमने क्या करना है कि हमने साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट करनी है, यानी अगर एक बाजू पे आपने वैक्सीन लगाई है तो दूसरे पे आप इम्यूनोग्लोबुलिन लगाओगे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट विद डीप वुंड विद एन अननोन टीडी हिस्ट्री। अगर आपके पास डीप वुंड आया है तो आपके पास क्या है, एक्सीडेंटल वुंड है, या आपके पास कुछ शार्प ऑब्जेक्ट से वुंड आया है, या और कोई इस तरह का पुराना गहरा वुंड है, उसके क्या होता है, उसमें थ्रेट होता है कि आपको टेटनस हो सकता है। तो उसकी सूरत में आपको क्या करना है, टेटनस आपके पास ऐसी बीमारी है जिसकी आपकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस नहीं होती। अगर आपके पास एक ऐसा पेशेंट आया है जिसकी आपको हिस्ट्री नहीं मालूम कि इसने कब वैक्सीन लगवाई थी, तो आपको नहीं मालूम कि कितना अरसा हो गया उसको वैक्सीन लिए, और क्या अब तक इसकी बॉडी में इम्यूनिटी मौजूद है या नहीं मौजूद, ये इसको अगर इसके ऊपर अटैक होता है बीमारी का तो ये इसे फ़ाइट बैक कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इस वजह से आप ऐसी सूरत में पेशेंट को वैक्सीन भी लगाओगे, इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगाओगे, कि वैक्सीन तो ओवर द टाइम उसको प्रोटेक्शन देगी और इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो उसको इमीडिएट प्रोटेक्शन देंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि पैरासिटिक इन्फेक्शन इंक्रीज विच टाइप ऑफ सेल्स, ईओसिनोफिल्स। ठीक है,
ईओसिनोफिल्स जब हमारे पास रेस्ड आएंगे तो इसका मतलब है कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है, जिस तरह मलेरिया भी हो सकता है, जिस तरह एच पाइलोराई भी हो सकता है। तो ऐसी डिजीज़ेज़ हो सकती हैं अगर आपके पास ईओसिनोफिल का लेवल हाई है। विच सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। तो टाइप 1 जो है वो हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह कॉज करवाती है, और उसमें आपके पास क्या इन्वॉल्व है, मास्ट सेल इन्वॉल्व हैं। और कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व हैं, IgE इन्वॉल्व हैं। और मैं किस तरह याद कराती हूँ कि जैसे एस्थमा पेशेंट के अंदर से आपको साउंड आ रही होती है, तो उसी तरह से वीजिंग साउंड की तरह से ई से आप उसको रिलेट करो, और आपको याद रहेगा कि मास्ट सेल से सबसे पहले इनकाउंटर हो रहा है और उसके बाद IgE है। तो जो आपके पास टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी है उसमें ये दोनों इन्वॉल्व हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक पेशेंट ले रहा है 850 mg ऑफ मेटफॉर्मिन ट्वाइस डेली, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं आ रहा, तो आप क्या करवा रहे हो कि आप उसकी मेटफॉर्मिन की डोज़ इंक्रीज़ कर दोगे। क्यों डोज़ इंक्रीज़ कर दोगे? क्योंकि इसकी मैक्सिमम डोज़ आप बढ़ा सकते हो। आप इसका जो डोज़ है वो हमारे पास कितना अराउंड 2200 तक भी इसका हो सकता है, उससे ज़्यादा तकरीबन इतना ही, इसका मतलब आप इसके आसपास आप इसका डोज़ बढ़ा सकते हो। तो अगर पेशेंट इतना पहले ले रहा है और उसको इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा तो आप डोज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी क्या है? कैल्सिट्रॉल है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पेशेंट है जिसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का डर है ड्यू टू कोल्ड वेदर, तो आप उसे क्या बताओगे? अब आपने इसको ट्रीटमेंट नहीं बताना, आपने इसको प्रोफाइलैक्टिक चीज़ बतानी है। तो उसमें हमारे पास क्या चीज़ें आएंगी? हैंड सैनिटाइज़र तो आएगा ही, जिस तरह हमें कोविड में भी था कि आप हाथ ज़रूर साफ़ करो, आप अपना नोज़ को कवर रखो, उसी तरह से हैंड सैनिटाइज़र तो उसमें आएगा ही। साथ में आप इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए विटामिन C और जिंक भी ले सकते हो। तो इसका आंसर डिपेंड करेगा कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट हु केम टू रिसीव वैक्सीनेशन वाज फाउंड टू हैव हाई ब्लड प्रेशर इन 2 रीडिंग्स। अब आप क्या करोगे? एज अ फार्मासिस्ट आप क्या करोगे? यू वुड रेफ़र द पेशेंट टू द डॉक्टर, ताकि वो देखे कि उसको किस वजह से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दे। अगला क्वेश्चन ये है कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोयूरासिल, वो भी हमारे पास क्या है? एक एंटी कैंसर ड्रग है, और वो किस पे एक्ट करती है? थायमिथाइलेट सिंथेज इनहिबिटर है वो। थायमिथाइलेट सिंथेज जो है वो एंजाइम हमारे पास आता है इन DNA मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर वो आ रहा है। तो जितनी भी एंटी कैंसर ड्रग्स हैं वो आपके सेल की रेप्लिकेशन को और उसमें जो भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं उनको रोकती है। या तो वो आपके माइटोसिस मेयोसिस में इफ़ेक्ट कर रही होगी, या वो आपके DNA को रोक रही होगी। तो सिमिलरली फ्लोरोयूरासिल जो है वो आपके थायमिथाइलेट सिंथेज के ऊपर इफ़ेक्ट करेगी और उसको इनहिबिट करेगी।